हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। लास्ट वीडियो में हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया कि इनर्शिया क्या होता है, गैलीलियो ने इनर्शिया के रिगार्डिंग क्या लॉ दिया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। देखो, जो इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया, एक्चुअली में वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। तो न्यूटन जब मोशन के रिगार्डिंग लॉज दे रहा था तो उसने स्टार्टिंग ही गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया से किया। इसलिए कई बार न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया का मीनिंग ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। देखो, इनर्शिया का मतलब क्या था। गैलीलियो ने क्या कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी। जब तक बाहर से आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी। और अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मोशन में है, तो वो इसी मोशन को कंटिन्यू करेगी, रुकेगी नहीं कभी। ना ही इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे मोशन में ही रहेगी जब तक कि आप बाहर से उसको डिस्टर्ब ना करो, बाहर से कोई फोर्स ना लगाओ। राइट, क्लियर है। ये आपका इनर्शिया था। बेसिकली बॉडी के अंदर इनर्शिया है। इनर्शिया का मतलब क्या कि बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगी, अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं लाने देगी। और चेंज अगर लाना है तो आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। राइट, रेस्ट वाले केस में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन वाले केस में है तो मोशन में ही रहेगी। तो ये सेम चीज न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आया। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है दैट इज नथिंग बट योर लॉ ऑफ इनर्शिया। तो देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by external unbalanced force। सेम चीज है। मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, तो वो उसी मोशन में कंटिन्यू करेगी जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा देते। राइट, दैट इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर आप उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो। ना सही, यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जो फोर्स आप बाहर से लगा रहे हो वेलोसिटी को बदलने के लिए, या फिर अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे से मोशन में लाने के लिए आपको बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स जो है वो एक्सटर्नल होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए। इन दोनों वर्ड का अच्छे से मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर सपोज करो आपके पास यहां पे ये बॉडी है और इसको आपको, ये मान लो रेस्ट पे है और इसको आपको मोशन में लाना है, तो ध्यान देना कि मोशन में लाने के लिए आपको बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स बाहर का ही होना चाहिए, बाहर से ही लगना चाहिए। इसलिए बोला गया है कि ये फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए। अब एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो बॉडी है देखो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। कोई भी बॉडी आपका बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक है। ये पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और ये जो फोर्स होता है ये एक्चुअली ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के वजह से ही आपका ये जो बॉडी है वो एक जगह पे है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इन्हीं के अंदर के फोर्सेस के वजह से पार्टिकल्स एक साथ एक जगह पे टिके हुए हैं। राइट, लेकिन ये जितने भी फोर्सेस हैं जो कि पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पर लगा रहे हैं, इन फोर्सेस की वजह से कभी ऐसा नहीं होगा कि ये बॉडी मोशन में आ जाएगा। और ये पार्टिकल्स के बीच में आपस का जो फोर्स है, जिन पार्टिकल से ये पूरा बॉडी बना हुआ है, इन आपस के फोर्सेस को बोला जाता है इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, देखो कोई भी बॉडी अगर आपका है तो वो कुछ पार्टिकल से बना हुआ होगा। वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। यहाँ पे ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये बॉडी एक जगह पे रुका हुआ है। ये आपस में लगे हुए फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं। इन इंटरनल फोर्सेस की वजह से बॉडी कभी मोशन में नहीं आएगा। राइट, अगर आपको इस बॉडी को रेस्ट पे से मोशन में लाना है देन दैट फोर्स शुड बी एक्सटर्नल फोर्स। पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपका ये जो फोर्स है वो कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। अगर आपने बैलेंस्ड फोर्स लगाया तो हम ये मान के चलेंगे कि आपने फोर्स लगाया ही नहीं।
हमने बैलेंस फोर्स का एक एग्जांपल देखा था, जैसे कि अगर मान लो ये मार्कर रेस्ट पे है, इसको अगर मुझे मोशन में लाना है तो मुझे फोर्स एक्सर्ट करना चाहिए। फोर्स एक तो एक्सटर्नल होना चाहिए बाहर का, ये इसके पार्टिकल्स आपस में फोर्स लगाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो बाहर से मैं फोर्स लगा रहा हूं वो अनबैलेंस्ड होना चाहिए। अब अगर इस मार्कर पे देखो मैं जबरदस्त फोर्स लगा रहा हूं बाहर से, लेकिन ये रेस्ट पे से मोशन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं जो भी फोर्स लगा रहा हूं वो बैलेंस्ड फोर्स है। मैं इस बॉडी पे क्या कर रहा हूं, जितना फोर्स यहां से लगा रहा हूं उतना ही फोर्स यहां से भी लगा रहा हूं। तो ये दोनों फोर्स इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स। अगर आपने बॉडी पे बैलेंस फोर्स लगाया, इसका मतलब समझ लो कि आपने टोटल फोर्स जीरो लगाया है, क्योंकि ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो जो भी फोर्सेस आप लगाओगे इट शुड बी अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसका मतलब मुझे एटलीस्ट एक साइड से फोर्स को ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं 7 न्यूटन का फोर्स लगा दूँ इस डायरेक्शन में, तो बॉडी फिर इस डायरेक्शन में जाने लगेगी। लेकिन ये समझ लेना कि टोटल फोर्स जो बॉडी पे होगा वो एक्चुअली में 2 न्यूटन का ही होगा, क्योंकि 5 न्यूटन तुम यहाँ से भी लगा रहे हो और यहाँ से 7 लगा रहे हो, तो यहाँ से 5 इसमें से कैंसल आउट हो जाएगा। तो 2 न्यूटन के फोर्स के हिसाब से बॉडी यहाँ पे आगे जाएगी। समझ में आ रहा है? और अगर सपोज करो मैंने वहाँ का फोर्स बढ़ा दिया, ये वाला फोर्स ज़्यादा कर दिया, तो बॉडी यहाँ आएगी। तो एटलीस्ट यहाँ पे इस सिचुएशन में एक साइड का फोर्स जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, और अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो ही बॉडी रेस्ट पे से मोशन में आएगा। तो ये सेम सारी चीज़ें हम बॉडी जब मोशन में होती है तो भी बोल सकते हैं। मान लो बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे कंटिन्यूसली बढ़े जा रही है। अब अगर इसके वेलोसिटी को चेंज करना है तो आपको इस पर बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। वेलोसिटी कम करना होगा या ज़्यादा करना होगा, दोनों ही केस में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगेन आपने अगर मान लो बैलेंस फोर्स लगा दिया, 5 न्यूटन ऊपर से 5 न्यूटन नीचे से, तो ये ध्यान में रखना कि इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे जाएगी आगे। समझ में आ रहा है? तो अगेन फोर्सेस क्या होने चाहिए, अगर मुझे इसकी वेलोसिटी को बदलना है तो जो भी बाहर से मैं फोर्स लगा रहा हूं वो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। ये बात समझ में आई? अब एक और चीज देखो, वेलोसिटी बदलने का मतलब क्या है। जैसे ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो अगर आप इस पर फोर्स लगाते हो तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये कि उसकी वैल्यू जो होगी वेलोसिटी की वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। मतलब ये कि अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी बढ़ानी है, मतलब मुझे अगर मान लो 7 मीटर पर सेकेंड करना है, तो मुझे इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर से। अब वो बाहर से फोर्स कैसा होना चाहिए? एक्सटर्नल तो होना ही चाहिए, वो अनबैलेंस्ड भी होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको इसकी वेलोसिटी कम भी करनी है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर ये जा रहा है, अगर मुझे इसकी वेलोसिटी को 3 करना है, कम भी करना है, तो भी आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई भी चेंज अगर आप इसके वेलोसिटी में चाहते हो, देन यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। हाँ, अब डायरेक्शन बदल जाएगा। जैसे अगर 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है और इसके वेलोसिटी को आपको कम करना है, तो आपको फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा, तब इसकी वेलोसिटी स्लो होगी, या ये स्लो होगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी। एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदलना है तो भी आपको बाहर से फोर्स लगेगा, बिकॉज वेलोसिटी का आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, इसका मतलब आप वेलोसिटी को बदल रहे हो। सी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान देना। अगर मैं 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी यहाँ पे बनाता हूँ, इस डायरेक्शन में बनाता हूँ, और एक 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी यहाँ है, तो ये दोनों वेक्टर्स अलग अलग है, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। मैंने आपको बताया था वेक्टर के केस में कि दो वेक्टर्स को मैं इक्वल तब बोलूंगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और आपने अगर उसका डायरेक्शन बदल के यहाँ पे करना, मतलब आप चाहते हो कि अब ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से यहाँ जाए, मतलब आप चाहते हो कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, स्पीड ना बदले, स्पीड उतना ही रहे, बस उसका डायरेक्शन बदल जाए।
डायरेक्शन बदलने के लिए भी आपको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स चाहिए। मतलब सिंपल सा केस है कि वेलोसिटी में आपको किसी भी तरीके का अगर चेंज लाना है किसी बॉडी में, देन यू विल नीड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। चाहे उस वेलोसिटी को आपको बढ़ाना हो, कम करना हो, या फिर उस वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना हो, या फिर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदलना हो। कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आप वेलोसिटी में चेंज लाते हो, देन यू हैव टू एक्सर्ट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉडी। अगर आप बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी की ना तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ना तो कम होगी, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा। वो एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से कंटिन्यूसली चलते जाएगी। क्लियर है? तो होपफुली सारा आपका जो एंगल है, सारे एंगल से आपने इस फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट को समझ लिया है। अब इस लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे आप नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वो सारा एग्जाम्पल हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं एक और चीज़ पे आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि देखो, यहाँ पे इसके दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सपोज करो, पहला केस ये है कि मैं फोर्स के बारे में श्योर हूँ कि बॉडी पर फोर्स लग ही नहीं रहा है, एक भी देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स जीरो है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी विल नॉट चेंज। और मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो क्या होगा? एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी नहीं बदलती है तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो पहला केस ये है कि अगर मैं श्योर हूं कि बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो फिर इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी, या फिर अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज करो कोई स्पेसशिप है और वो स्पेस में है, डीप स्पेस में, जहाँ पे अगल बगल कोई स्टार्स नहीं है, कोई प्लैनेट्स नहीं है, तो इसका मतलब वो स्पेसशिप पर बाहर से फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है। तो अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस बारे में मैं श्योर हूं क्योंकि कुछ है ही नहीं अगल बगल में फोर्स लगाने के लिए, तो फिर मैं यहां पे कंक्लूड कर सकता हूं कि भाई देखो, उस स्पेसशिप की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर वो स्पेसशिप रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसी वेलोसिटी से वो मूव करते जाएगी। राइट? तो यहां पे हम फोर्स के बारे में श्योर थे दैट देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्पेसशिप। लेकिन ये तो चलो स्पेस की बात हो गई। अब अर्थ पे क्या होता है, नॉर्मली बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं बॉडी पे। जैसे फ्लोर पे अगर कोई चीज़ मूव करे तो फ्रिक्शन होता है, एयर में मूव कर रहा है इसलिए एयर रेजिस्टेंस या फिर विस्कस फोर्स होता है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे हर जगह पे है। यहाँ पे नीचे अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, वो हर जगह होता है अर्थ के ऊपर। तो ऐसे कई सारे फोर्सेस जो है वो बॉडी पर एक्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई बॉडी नज़र आता है सामने, तो इतना क्लियर है कि अगर अर्थ पर आप किसी बॉडी को देखते हो और ऑब्जर्व करते हो तो उस पर फोर्सेस कई सारे होते हैं। मतलब हमको फोर्सेस के बारे में क्लियर नहीं है कि बॉडी पे फोर्स, कौन से फोर्स लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, या फिर कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम अगर सपोज करो हमको कोई बॉडी अनएक्सेलरेटेड दिखाई दे रहा है, मतलब ये कि अगर सपोज करो आपको कोई बॉडी नज़र आता है जिसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है, अगर रेस्ट पे बॉडी है तो रेस्ट पे ही है, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसी वेलोसिटी से मूव करते जाएगी। तो अगर यहाँ पे इस केस में जहाँ पे हम लोग इस बारे में नहीं श्योर हो सकते हैं कि बॉडी पर फोर्स जीरो है कि नहीं है, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, हम इस बारे में श्योर हैं क्योंकि ये हमको दिख रहा है। फोर्सेस के बारे में श्योर नहीं है, यहाँ पे बहुत से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बट अगर ये दिखता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल इस मार्कर की बात करते हैं। देखो, मार्कर रेस्ट पे है, मुझे क्लियरली दिख रहा है, इसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है। अब इस पर मुझे मालूम है कि कई फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये रेस्ट पे है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो भी फोर्सेस इस पे लग रहे हैं वो टोटल मिला के जीरो हो जाएगा, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सो योर टोटल फोर्स विल बिकम जीरो, नेट फोर्स विल बिकम जीरो इफ बॉडी इज एट रेस्ट।
ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे जा रही है, मान लो एक कार है और वो कार 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आगे जा रही है इस तरीके से, और मैं देख रहा हूँ कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, ना उसका डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक है, तो ये तो पता है कि चलो इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि इसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है तो ये जितने भी फोर्सेस इस पर लग रहे हैं इसका टोटल नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, दोज फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आ रही बात? सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और नेट फोर्स आपका इस पर जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों केसेस आपको समझ में आया हो। पहले केस में स्पेसशिप का जो एग्जांपल लिया था उसमें ये क्लियर था कि फोर्स ही नहीं लग रहा बॉडी पे, क्योंकि अगल बगल में कुछ है ही नहीं फोर्स लगाने के लिए, तो आपका एक्सेलरेशन जीरो, बॉडी की वेलोसिटी नहीं बदलेगी। सेकेंड केस में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, फोर्सेस के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। बॉडी की अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब वो सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और टोटल नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि मान लो एक टेबल है आपका, उस टेबल पे एक बुक रखा हुआ है या फिर एक ब्लॉक रखा हुआ है मान लो। ठीक है, अब देखते हैं इस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है। देखो, एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अर्थ जो है इस बुक को नीचे की ओर खींचेगा अपने एक फोर्स से, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को बोला जाता है वेट। तो यहाँ पे W जो है वो आपका वेट है। वेट मतलब जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इस पर एक्सर्ट कर रही है, और इस वेट की वजह से, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ब्लॉक नीचे खींचा जाएगा उस ब्लॉक को। ठीक है, लेकिन भाई ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है। मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो है, ब्लॉक रेस्ट है तो रेस्ट पे ही है, इसका मतलब ब्लॉक पे टोटल फोर्स जो है वो जीरो होना चाहिए। पर मुझे कौन सा फोर्स दिखाई दे रहा है? मुझे एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है जो मैं जानता हूँ ब्लॉक पे। कौन सा? नेट फोर्स। एक वेट नीचे की ओर लग रहा है। हालांकि इस पे एक और फोर्स लगता है जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है वो देखो। सी, ये जो टेबल है, इस टेबल पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो क्योंकि अर्थ इस ब्लॉक को नीचे खींच रहा है, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है? इस टेबल को दबा रहा है, टेबल पे फोर्स लगा रहा है। तो अगर ये ब्लॉक टेबल पर फोर्स लगाएगा तो टेबल भी एक्चुअली, हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, जब थर्ड लॉ पढ़ेंगे कि टेबल पर अगर फोर्स लगाया जाएगा तो टेबल भी इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर फोर्स मारेगा। ये थर्ड लॉ है, ये आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो ब्लॉक पे एक्चुअली टेबल भी ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा है, तो टेबल जो इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर फोर्स लगाता है उसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। सो नाउ देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। इस लाइन में एक जो अर्थ उसको नीचे खींच रहा है अपने फोर्स से, जिसको हमने वेट बोला, और दूसरा ये नॉर्मल रिएक्शन, एन इज योर नॉर्मल रिएक्शन, जो कि टेबल उसको ऊपर धकेल रहा है इस फोर्स से, जिसको हमने नॉर्मल रिएक्शन बोला। अब ये दो फोर्सेस इस ब्लॉक पे काम कर रहे हैं। मुझे क्या पता है बताओ कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब टोटल फोर्स इस पर जीरो होना ही चाहिए। ठीक है, और टोटल फोर्स जीरो है, इसलिए मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि ये नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों बराबर होंगे। अगर ये नीचे 5 न्यूटन है तो ऊपर भी 5 न्यूटन लगेगा, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। बात आ रही है समझ में? राइट। तो यहां से मुझे ये कंक्लूजन मिल जाता है दैट योर नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की ओर लग रहा है उतना ही फोर्स ब्लॉक पे नीचे की ओर भी लग रहा है, और ये दोनों फोर्सेस क्योंकि एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं, बैलेंस कर ले रहे हैं, इसलिए टोटल फोर्स इस ब्लॉक पे जीरो। अब इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और एक वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इस पर टोटल फोर्स जीरो है। ये तरीका गलत होगा बोलने का, क्योंकि मुझे पहले से ही पता नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर है कि नहीं है। हमेशा नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर नहीं होता। ठीक है,
मुझे ये चीज़ पता ही नहीं था कि नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर है, बल्कि मुझे पता ये है कि ये रेस्ट पे है ब्लॉक। थोड़ा ध्यान से समझो, तो ये बोलना गलत होगा कि नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर है इसलिए बॉडी रेस्ट पे है। समझ रहे हो, ये दोनों इक्वल है इसीलिए बॉडी रेस्ट पे है और उस पर टोटल फोर्स 0 हो रहा है। ये हम नहीं बोल सकते, ये हमको नहीं पता। हमको ये पता है कि बॉडी रेस्ट पे है, ये हमको दिख रहा है। बॉडी रेस्ट पे है इसीलिए ये दोनों इक्वल हैं, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, राइट। ये चीज समझ में आया। तो ये आपका सेकंड केस था जब बॉडी रेस्ट पे है और उस पर टोटल फोर्स हम बोल सकते हैं कि 0 होना चाहिए। यही एग्जांपल अब हम मोशन वाला समझते हैं। जैसे मान लो कोई बंदा है वो कार चला रहा है, अब ये कार फिलहाल रुकी हुई है। अब एक काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि कार चलाना इसने शुरू किया, लेकिन इस कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड और इसी वेलोसिटी से इस कार को स्ट्रेट लाइन में चलाया जा रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है, वो ड्राइवर एक्चुअली में कार चला रहा है, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा जो बॉडी है इसको हम एक बॉडी मान सकते हैं, इस पूरे सिस्टम को, जिसमें कार है, कार के हैंडल होंगे, कार में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होंगी, ये आदमी है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वही आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। तो हम इस पूरे को एक बॉडी मान के चलेंगे। अब इस बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, आदमी एक पार्ट है उसका, गाड़ी का पहिया एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ऐसे अलग अलग पार्ट्स है इस बॉडी के। पर आपको इस पूरे सिस्टम को एक बॉडी मान के चलना होगा जो कि आगे जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। अब सुनो, अब ये चाहता है कि इसकी वेलोसिटी बदल जाए, या इसकी वेलोसिटी को मैं बढ़ा लूँ। 5 मीटर पर सेकेंड से मान लो 7 मीटर पर सेकेंड करना है। अब 7 मीटर पर सेकेंड करना है तो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगना चाहिए, मतलब आपका फोर्स बाहर से लगना चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेलरेटर दबा देगा मान लो इसको, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, और गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम अंदर बैठे बैठे हम जो फोर्स लगाते हैं उसके वजह से गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है। देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था बताओ, कि फोर्स जो वेलोसिटी बदलेगा बॉडी का वो एक्सटर्नल होना चाहिए, बाहर से लगना चाहिए। अब क्योंकि ये आदमी और ये सारी चीज़ें इसका इंटरनल पार्ट है, तो ये जो लड़का या जो ड्राइवर है, ये जो कोई भी फोर्स लगाएगा इस बॉडी पे वो इंटरनल फोर्स होगा, क्योंकि ये सिस्टम का ही पार्ट है ना, आपके बॉडी का ही पार्ट है। इस फोर्स से गाड़ी की वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। तो आप बोलोगे कि सर आप तो गलत बोल रहे हो, हमको पता है जब ड्राइवर एक्सेलरेट करता है तो गाड़ी आगे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। आप कैसे बोल सकते हो कि इसने जो अंदर काम किया है, कांड किया है, उसके वजह से वेलोसिटी नहीं बढ़ी? देखो ये अंदर बैठ के सिर्फ इतना कर सकता है कि पहियों को जगह पे घुमा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ये याद रखना कि ये थोड़ा सा शॉकिंग होगा, लेकिन ये याद रखना कि यहाँ पे जो ड्राइवर है वो ड्राइवर गाड़ी को आगे नहीं ले जाता फोर्स लगाकर, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स होगा। फोर्स हैज टू बी एक्सटर्नल। और एक्चुअली में क्या होता है कि बाहर आप देखोगे तो ये पहिया और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है। ये फ्रिक्शन गाड़ी को आगे ले जाता है, ना कि अंदर का फोर्स। और फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर का फोर्स है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। अब तक तुमने सुना होगा कि फ्रिक्शन जो है मोशन को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, पर हमेशा ऐसा नहीं है। यहाँ पे फ्रिक्शन एक्चुअली इस पूरे बॉडी को आगे लेके जा रहा है और इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने का काम फ्रिक्शन करता है। अब ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म हम जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे, पर यहाँ पे भी मान के चल लो, समझ के चल लो कि ये फ्रिक्शन ही है जो आगे गाड़ी की वेलोसिटी को बढ़ाता है, राइट। तो यहाँ पे भी हमने क्लियरली देखा कि अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो जो भी फोर्सेस उस पर काम करेंगे वो टोटल फोर्स मिलाकर 0 हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी 0, ठीक है। और अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो बाहर का कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो उस वेलोसिटी को बदल रहा है। तो यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कंप्लीट होता है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।